हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है, विपक्ष ने किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की योजना बनाई है, प्रोसेस उसकी शुरू कर दी है उन लोगों ने। बारिश को लेकर मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, बहुत ही ख़राब स्थिति होने वाली वहाँ पर। यूक्रेन रूस युद्ध जो है ना उसको रोकने के लिए जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप की वार्ता चल रही है। तो क्या डिसीजन हुआ वहाँ पर और आगे क्या होने वाला है, ये सब अपडेट आपको बताएंगे। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे उनका निधन हो गया था। भारत ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए दावेदारी पेश कर दी है। 2025 में अब तक जो भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं तो उसके विजेता कौन कौन है, इवेंट के अनुसार हम आपको बताएंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पर देंगे। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है, तो इसका नंबर क्या रखा गया। जैसे अलग अलग नंबर होता है, नेशनल हाईवे नंबर होता है, इसी तरह से नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर भी अलॉट किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबाना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो देखते हैं ज़रूर हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। आंसर क्या होगा, मनिका विश्वकर्मा, ये नाम है उनका, और ये आप न्यूज़ भी देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। तो ये खिताब 18 अगस्त को जयपुर में एक इवेंट हुआ था, ग्रैंड फिनाले हुआ था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने जीत लिया है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो वो इस साल यानी 2025 में जो थाईलैंड में होगा ना, 74th मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन होगा, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत की ओर से वो जाएंगी। ठीक है, तो ये हैं मनिका विश्वकर्मा, और इन्होंने जीता है। मूलतः राजस्थान के गंगानगर की रहने वाले, श्री गंगानगर की, दिल्ली में अभी रहती हैं। वैसे एजुकेशन दिल्ली में ही हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में उन्होंने मतलब ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो खबरें देखने को मिली है अखबारों में, और लास्ट ईयर की स्टूडेंट है। एनसीसी कैडेट भी हैं, एनसीसी में काम किया इन्होंने। और पिछला जो खिताब रहा इनका मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का, ठीक है, मिस यूनिवर्स राजस्थान का। अच्छा, इससे पहले मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पिछले साल भी। तो टॉप 20 फाइनलिस्ट में ये शामिल थी, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अभी 2025 में ये मिस यूनिवर्स इंडिया बन चुकी हैं। ठीक है, नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या होगा, वोट चोरी, बहुत चर्चा है ज़बरदस्त ढंग से। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को, यानी लोकसभा के जो अपोजिशन के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो वोट चोरी विवाद के बीच विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। चर्चा शुरू हो चुकी है और अखबारों में भी खबर खूब है। क्या है, अनुच्छेद 324 उसका 5। ओके, और ये द हिंदू में न्यूज़ देख रहे हैं आप कि इंडिया ब्लॉक्स ने मतलब विचार करना शुरू कर दिया है सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए। और इंडियन एक्सप्रेस में भी देखिए, तमाम अखबारों में ये खबर खूब है वोट चोरी को लेकर, तो इसलिए इसकी चर्चा भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मामला क्या है, मामला ये है कि वर्तमान में अभी जो सीईसी हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, तो उनको लेकर बहुत विवाद हुआ है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्या है। इससे पहले भी करंट अफेयर्स में मैंने एक दिन बताया था कि राहुल गांधी, जो कि नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है, उनका आरोप था। और ख़ास तौर पे कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दिया था पूरा ब्यौरा कि किस तरीके से 1 लाख वोट जो है ना वो बढ़ाए गए थे। बहुत सारे डबल थे, बहुत सारे में एड्रेस नहीं था, बहुत सारे जो वोटर लिस्ट है उसमें पिता का नाम XYZ ABCD ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। एक एक एड्रेस पर 80 या उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रह रहे थे। ठीक है, जबकि
जब पूरी टीम भेजी गई कांग्रेस के द्वारा, तो वहाँ पता चला कि कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है उस जगह पर, एक दो ही व्यक्ति रहते हैं, बाकी फर्जी जो है नाम डाला गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत सारी ऐसी बात कही जिससे पूरा और विवाद बढ़ गया। ये अपनी दलील पूरी तरह से ठीक से रख नहीं पाए, बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो बाद में जो है वो गलत साबित हुई। जैसे इन्होंने कहा कि कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो बहुत सारे आरोप जब लगाए थे तो एफिडेविट नहीं दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि हाँ हमने एफिडेविट दिया था, लेकिन फिर चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई भी काम नहीं किया आगे। तो इसी सब को लेकर महाभियोग प्रस्ताव लाने की जो बात हुई है, क्योंकि ये है कि जब एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोट बढ़ाए जाने का आरोप है तो फिर कितनी तेज़ी से बड़े मतलब पूरे देश में जो है वोट की गड़बड़ी हो सकती है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है वो हो सकती है। और ख़ास तौर पे जो बिहार में SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसको लेकर भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। तो इन सब को लेकर ये है कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन या कहें विपक्ष खास तौर पे, तो वो संसद के मानसून सत्र में अभी प्रस्ताव पेश कर सकता है। हालांकि इसको पारित करना कठिन है क्योंकि NDA के पास बहुमत है, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें ये होगा, आगे मैं पूरा नियम कानून बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे महाभियोग लगता है, क्या होती है। इसका मकसद क्या है, जब पारित नहीं हो सकता है तो आखिर विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ये चाहता है कि चर्चाएं बहुत ज़्यादा हों। इस बहाने क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में जब चर्चाएं होंगी तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी दबी हुई हैं वो सब खुल के सामने आएंगी। ओके, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस महाभियोग को लेकर, जैसे 2/3 बहुमत आवश्यक है जो कि विपक्ष के पास नहीं है, ठीक है। और अभी जो हालात हैं, तमाम पत्रकार ये अपनी रिपोर्ट्स में ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो जनता की नज़रों में लगातार गिरती जा रही है। और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद से अविश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 उसके तहत चुनाव आयोग के गठन का पूरी चीज़ें बताई गई हैं उसमें, ठीक है। और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त उसका पद भी शामिल है। तो अब संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ भी मैंने दिए हैं। अनुच्छेद 324 उसका जो 5वां पॉइंट है ना, उसमें ये बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति ही और उन्हीं के आधार पर हटाया जा सकता है, उसी आधार पर, ठीक है। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि वो स्वायत्तता की रक्षा हो सके। हटाने का आधार क्या होगा, एक तो सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता, ये प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। संसद के द्वारा जांच भी आवश्यक है, ठीक है। और अगर हम अधिनियम की बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि अधिनियम जो 2023 का है, उसमें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही रखा गया है। ये सब बातें हैं, ठीक है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो इस तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया सिंपल है, ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्तों को देखिए क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उन दोनों को हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको हटाने के लिए पूरी संसदीय प्रक्रिया, वो भी 2/3 बहुमत, उन सब से होकर गुजरना पड़ता है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, पहले प्रस्ताव आता है संसद के किसी भी सदन में, या लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। और CEC के खिलाफ यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित पेश किया जा सकता है वहाँ पर। और समर्थन की आवश्यकता होती है, मैंने पहले बताया कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। दूसरे सदन में भी, एक सदन में पास हो गया तो दूसरे सदन में भी ऐसी ही प्रक्रिया है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति की भूमिका होती है, फिर मामला राष्ट्रपति के पास जाता है, वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद फिर उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजों
पर जो महाभियोग लगाया जाता है ना, अनुच्छेद 124(4) उसी के समान ये पूरी की चीज़ें होती हैं। ओके, और इसमें ये भी है कि मतलब संसद के द्वारा एक जांच समिति भी गठित की जा सकती है, जो साक्ष्य और सुनवाई, मतलब साक्ष्य और सुनवाई ये सब उसमें शामिल रहती हैं। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और सवाल होगा यहाँ पर कि क्या इससे पहले भी किसी के खिलाफ, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है ना वो महाभियोग प्रस्ताव आया है क्या? देखिए, ऐसा आया तो नहीं है, लेकिन एक बात है 2009 की, उस वक्त एनडीए यानी जो भाजपा लीड कर रही थी उसको, तो उस वक्त के जो चुनाव आयुक्त थे ना, नवीन चावला, उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति से याचिका दायर की थी, लेकिन फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, महाभियोग तक मामला नहीं पहुंचा था। 1990 के दशक में भी टी.एन. शेषन ने बड़ी सख्ती की थी, उस वक्त भी विवाद हुए थे, लेकिन औपचारिक रूप से महाभियोग के प्रयास नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो आपने जाना, क्योंकि जो भी चर्चा होती है ना उससे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो मूलतः ये पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन चूँकि करंट में अभी चर्चा हो रही है इसलिए ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो छूट चल रही है शार्प लर्निंग ऐप पर वो जारी है। बस अब कुछ ही दिन सुपर सेल चल रहा है और सभी बैच पर बम्पर छूट है, 85% तक की छूट दे दी गई है। तो जो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप 1 साल का जो आपको बहुत काफ़ी प्राइस होता था वो अब बेसिक 99 में मिल रहा है। ISPCS मात्र 150 रुपये मिल रहा है। तो 72nd BPSC का पूरा फाउंडेशन बैच, PT मेंस इंटरव्यू ये 3500 में मिल रहा है। CGL का बैच देखिए, PT का, UPSI का, रेलवे ग्रुप D का, तो ये सारे सुविधाएं अभी आप बस 2-4 दिन और हैं, 1-2 दिन, उसके बाद ये जो ऑफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या फिर आप गूगल प्ले पर जाकर सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग और वहाँ पर ये बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात कहूँ कि 71st BPSC का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है ना 13 सितंबर को, तो उसको लेकर प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं लगातार, PYQ क्लासेस। तो पहले सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर चलती थी, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है शार्प लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जो भी आप में से अगर दिलचस्पी है कि आपको PYQ जो है वो प्रैक्टिस देखना है वीडियो लाइव, आप उसका जवाब लाइव देंगे, हमारे जो टीचर्स हैं एक्सपर्ट हैं वो आपको लाइव आपसे बात भी कर लेंगे। तो आप शार्प लर्निंग ऑफिशियल पर दोपहर को 1:30 बजे और फिर 3 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि मुंबई को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूल एंड कॉलेजेस को शटडाउन कर दिया गया है थाने और पालघर में। ठीक है, तो ये एक अपडेट है ज़बरदस्त, भारत मौसम विज्ञान विभाग उसी ने ये जो है ना वो रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रायगढ़ के लिए भी, ठाणे के लिए भी ये रेड अलर्ट जारी किया है 19 अगस्त को लेकर। तो मुंबई कहाँ है, ये मैप में देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये मुंबई है। ओके, तो ये हालत आप देख रहे हैं जो है रेड अलर्ट का मतलब ये होगा कि मतलब जो औसत बारिश होती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब बारिश एक ही दिन में होने की आशंका है। तो इसलिए रेड अलर्ट का मतलब ये हुआ कि आप घर से कम निकलें, स्कूल तो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं। ये कल की तस्वीरें हैं, जब रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ था उस वक्त भी बच्चे किस तरह से स्कूल से लौट रहे हैं कंधों पर। ये हालात है मुंबई की। और क्यों हो रहा है पूरे देश में, आप देखिए ना, आप उत्तर के जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण के राज्यों तक भी देख लीजिए। ठीक है, इधर मुंबई को देख लीजिए, मतलब प्रकृति ने अजीब सा जो है ना वो दिखा रहा है, लगातार प्रकृति दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मैंने कल बताया था आपको, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात की थी, उससे पहले उत्तराखंड की बात की थी कि वहाँ बादल फट गए, पहाड़ी इलाकों में तो ये हुए, लेकिन जो बाकी इलाके हैं, दक्षिण के भी इलाके हैं, वहाँ बारिश अत्यधिक होती है, हो रही है, अति वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये
जो है अब आगे मैं कल अपडेट दूंगा अगर कुछ खास इसमें से निकलता है तो। अब आगे बढ़ते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और दुनिया की नज़रें इस पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं आपके एग्जामिनेशन के टॉपिक में, उससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होगा? यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के मद्देनज़र पुतिन के साथ अलास्का समिट के बाद यूएस प्रेसिडेंट यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ कहां पर मीटिंग की है, बैठक की है? आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है और वहीं पर ये मीटिंग हुई है। तो 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में ये मीटिंग की गई और ये रहा फोटोग्राफ इसका, ठीक है। उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोप के कई सारे लीडर्स थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, इटली की लीडर और भी कई, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ये सब वहाँ पर पहुँचे थे। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन, नेटो के चीफ, ये सब इस वाइट हाउस में ये मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्दी तुरंत ही सीज फायर संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, युद्ध की पूरी समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है, पूर्ण युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि इस मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर भी चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर काम करेंगे कि सुरक्षा हो सके। और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति का जो यानी पुतिन का जो ऑफिस है, उसने ये कहा है कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन से करीब 40 मिनट बात की। मतलब ट्रंप जो है ना वो भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ इन सबसे भी बात कर रहे हैं और प्लस जो अगर क्लैरिटी की ज़रूरत होती है तो सीधे पुतिन से बात कर रहे हैं ट्रंप, और फिर यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बात हुई है और ये किया जाए, ठीक है। तो अब ये है, एक और बात है कि वहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है ना, उसमें यूरोप के जो कई देश हैं वो बड़े ही मतलब असमंजस की स्थिति में हैं। जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, तो उन्होंने ये कहा कि ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई तो ये तय हुआ कि अगले 15 दिन में जेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो दोनों की मुलाकात होगी और ये तय हो गया है, ठीक है। जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात होगी 15 दिन के अंदर में युद्ध रोकने को लेकर। लेकिन आप देखिए ना, ये युद्ध रोकने में भी अमेरिका के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसे से, यूरोप के रकम से 90 अरब डॉलर यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदे जाएंगे। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। कौन देगा पैसा? यूरोपीय देश देंगे। और कहाँ से खरीदे जाएंगे? तो अमेरिका से खरीदे जाएंगे। किसको रकम मिलेगी? अमेरिका को रकम मिलेगी, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। और ये लोग, मैंने कल आपको बताया था करंट अफेयर्स वीडियो में काफ़ी डिटेल में कि यूक्रेन के, एक बार मैं मैप भी दिखा देता हूँ, ठीक है। प्यारा भारत है, ये रशिया हो गया और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यूक्रेन देख रहे हैं आप, ठीक है। और नज़दीक चलते हैं, यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से पर रूस ने अभी कब्जा कर लिया 2022 के बाद जो युद्ध हुआ था। 2024 में तो ये वाला इलाका पर कब्जा किया था और अभी हम देखेंगे ये लुहांस्क, डोनेस्टेक्स, इसके अलावा और भी ज़पोरिज़िया और भी इलाके, उन सब पर कब्जा कर लिया। रूस ये चाहता है कि ये हम ना छोड़ेंगे, ठीक है, अब ये मेरा हो गया क्योंकि मेरी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो इसकी राजधानी है रशिया की, मॉस्को, वहाँ तक जो है ना ये हथियार जो बहुत जल्दी भेज सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये, इसकी सुरक्षा के लिए ये इलाके ये इसी के पास रहेंगे और ये रूस के हो जाएंगे, ऐसा कहना है। ट्रंप भी इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं और वो यूरोपीय देशों को मनाने में लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय देश के जो लीडर्स हैं वो इसको लेकर जो है ना वो असमंजस में हैं, ठीक है। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेस स्टब, उनका कहना था कि पुतिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं, बड़ा ही दिलचस्प वीडियो है ये। आप देखिए, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, और ये जो है ना वो बोल रहे हैं कौन? वो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज।
तो उन्होंने ये कहा कि डोनबास यानी जो यूक्रेन का जो इलाका है ना, वो रूस को नहीं सौंपे जाने चाहिए। और जब ये बोल रहे थे उस वक्त इनके चेहरे देखिए, मतलब कि ट्रंप के सामने मुश्किल से जुबान खुल रही है यूरोपीय देशों की, क्योंकि यूरोप के पास ना बहुत कुछ चारा बचा नहीं है। ठीक है, तो ये सब पूरा मुद्दा आपने समझा। ठीक है, अब जो भी अपडेट होगा मैं आगे और बताऊंगा। डेली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सब जो अपडेट है ना वो आपको समझ में आएगा बेसिकली। ठीक है, एक दिन समझ लेने से बहुत कुछ नहीं होगा, डेली डेली आप देखेंगे ना जो भी अपडेट आ रहे हैं, उससे बिल्कुल ब्रेन में चीज़ें फिट हो जाएंगी। फिर आपको लिखने के लिए या एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा तो आप सही सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, कर लेना। और बेल आइकन पर ना ऑल वाला बटन है, उस पर करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ला गणेशन उनके निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अगस्त 2025 में किसको मिला है? राष्ट्रपति ने किसको दिया है, जिम्मेदारी किसको दी? आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। ये कौन है? मणिपुर के गवर्नर हैं, तो उनको ये दिया गया है चार्ज। ठीक है, तो 15 अगस्त को ला गणेशन, जो कि नागालैंड के तत्कालीन गवर्नर थे उस वक्त के, उनका निधन हो गया था। बाथरूम में वो गिर गए थे, उसके बाद से इलाज चल रहा था और आखिरकार निधन हो गया। तो इसके बाद, निधन के बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, एक बार मैप के जरिए देखते हैं। ओके, तो प्यार भारत है, और इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, पूर्वोत्तर है ये। ठीक है, उसी में ये वाला जो ये है, ये नागालैंड है और ये मणिपुर है। तो मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनको चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का। ओके, अजय कुमार भल्ला को। पहले गृह सचिव रह चुके हैं और 2024 से मणिपुर के गवर्नर हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल, उसकी मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है? आंसर होगा 2030 का जो होने वाला है गेम्स, उसके लिए। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इन द हिंदू में। ठीक है, अच्छा, एक सवाल होगा कि कहाँ पर भारत चाहता है कि आयोजन हो, किस जगह मेजबानी हो, किस शहर को? अहमदाबाद। अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए सरकार ने पहले, या कहें भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है ना वो रुचि पत्र सौंपा था। ओके, और ये है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर अहमदाबाद में हो जाए। ठीक है, तो अभी 31 अगस्त से पहले फाइनली बोली जमा कर देनी है। कनाडा भी दिलचस्पी ले रहा था कि वहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल हो 2030 का, लेकिन कनाडा ने मतलब अपने हाथ वापस ले लिए हैं। उसने मना कर दिया कि हम अपने यहाँ 2030 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी नहीं करेंगे। तो इससे अब संभावना बढ़ गई है कि भारत को 2030 के राष्ट्रमंडल की मेजबानी मिल जाएगी। अच्छा, क्या सवाल यहाँ पर होगा, क्या इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुए? कहाँ हुए हैं? 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, एकमात्र वही था। और अगर 2030 में होता है तो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल होगा भारत में। अगला क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है को ये मनाया जाता है। ओके, चले अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं 2025 के जो ग्रैंड स्लैम विजेता है ना, ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, हाँ 8 नंबर। 2025 के अब तक के जो भी ग्रैंड स्लैम हैं उन सब के लिस्ट दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ अचानक? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था और बोला था कि हमें फिर से एक बार लिस्ट दे दो आप। ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ PDF में और इससे पहले भी बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। पुरुष एकल का खिताब के विजेता कौन है? जैनिक सिनर। उप विजेता एलेक्जेंडर ज्वेरेव। ठीक है, इटली के ही ये सिनर। महिला एकल की बात करेंगे, वुमेन सिंगल्स की, तो वह हैं मेडिसन कीज, अमेरिकी हैं। और उप विजेता यानी आरेना सबालेंका, बेलारूस के। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो
हेलियोवर फिनलैंड के हैं, और हेनरी पैटन ये ब्रिटेन के हैं। तो ये हैं। और आगे बढ़ते हैं महिला डबल्स की, वुमेन डबल्स। तो कैटरीना सिनिएकोवा ये चेक गणराज्य की हैं, और दूसरी हैं अमेरिका की टेलर टाउनसेंड। ओके। और मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है ओलिविया गैडकी ऑस्ट्रेलिया के की, और जॉन पियर्स ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओके। अब क्या बात करते हैं, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन से हैं। उप विजेता जानिक सिनर इटली के। ओके। उसके बाद फिर महिला एकल की बात करेंगे, कोको गॉफ अमेरिका की है, और उप विजेता रही है आरेना सबालेंका बेलारूस की। पुरुष डबल्स यानी मेंस डबल्स की बात करेंगे तो मार्सेल ग्रानोलर्स स्पेन के, और हरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना के। ठीक है। अब आगे बात करते हैं महिला डबल्स की। महिला डबल्स में विजेता है सारा एरानी इटली की हैं, और जैस्मिन पाओलिनी ये इटली की। मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है सारा एरानी और आंद्रिया वोवासोरी इटली के, और ये दोनों इटली के। ओके। तो ये हो गया फ्रेंच ओपन। अब आगे बढ़ते हैं विंबलडन की बात कर लेते हैं। तो पुरुष एकल की विजेता कौन है विंबलडन, तो वो हैं जानिक सिनर इटली के। उपविजेता है कार्लोस अल्कराज। महिला एकल की बात करें ईगा स्वियातेक पोलैंड की। उपविजेता है अमांडा अनीसिमोवा अमेरिका से। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो जूलियन कैश ब्रिटेन के, और लॉयड ग्लासपुल ब्रिटेन के। ओके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग महिला डबल्स की। तो वोरोनिका कुडमोर्तोवा रूस की, और एलिसे मर्टेस बेल्जियम की। अगर मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है सैम वर्बीक नीदरलैंड्स के, और कैटरीना सिनिएकोवा चेक गणराज्य से। ठीक है। तो ये सब जो अभी 3 हो चुके हैं, चौथा जो है ना वही यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो है ना वो 24 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। फिर उसके जो अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 20 अगस्त। अच्छा, ये दिवस जो है ना, नाम ऐसा लगता है कि मच्छर को समर्पित कर रहे हैं हम, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है, इसका नाम होना चाहिए था विश्व मच्छर रोकथाम दिवस। मच्छरों को रोकथाम कैसे किया जाए। ठीक है। तो ये दिवस जो है ना वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा मनाया जाता है। जो मच्छर जनित बीमारियां ना वो जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने को लेकर। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने प्रस्तावित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है, तो इसका नंबर क्या रखा गया? तो नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9। ठीक है। नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 9 ये तय किया गया है, और ये बिहार का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर ही बन रहा है। ये प्रस्तावित है। ठीक है। इसका काम जो है वो आगे बढ़ना है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे उसको केंद्र सरकार ने ये राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। किसने दिया है केंद्र सरकार में? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है। तो ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो है ना वो समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा इन सब जिला मुख्यालयों को जोड़ेगा। अलग एक संपर्क मार्ग भी बनाएगा। 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पहले से एक्सप्रेसवे या कोई चीज़ें नहीं थी वहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है। तो उस ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो इसमें जो खर्चा वगैरह आएगा वो वैसे तो ये पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत है। तो इसमें 60% यानी 60% जो राशि है वो निर्माण एजेंसी खर्च करेगी, 40% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। ठीक है। 15 साल के लिए निजी कंपनी को देखरेख के लिए दिया जाएगा। टोटल इसकी जो दूरी है 244.930 किलोमीटर है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 6 जिले हैं इसके अंतर्गत, 47 प्रखंड हैं, 650 गांव से होकर गुजरेगी ये सड़क, और इस पर 2845.63 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफ़र पूरा होगा इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और ऑफ़र चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर, ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं कल मॉर्निंग को। ओके, बाय।